तो गाइज आपने बहुत सारे ओवर पावर्ड हीरोज को देखा होगा। कोई तलवार से पहाड़ को काट देता है, कोई एक स्पीयर से पूरे के पूरे ड्रैगन को मार देता है, और कुछ तो ऐसे है जो कि अकेले ही पूरी दुनिया को खत्म करने की पावर्स रखते हैं। लेकिन आज की ये स्टोरी एक ऐसे हीरो की है जिसके के पास इन सारी एबिलिटीज में से कोई भी एबिलिटी नहीं है, लेकिन वो एक गजब का हीलर है। तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक किंगडम से जहाँ पर हीलर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर पूरा का पूरा मैजिकल मेडिकल सिस्टम है जहाँ पर लोग हीलिंग मैजिक को सीखते हैं, एग्जाम देते हैं और इसके बाद उन्हें लाइसेंस मिल जाता है। इन्हें बोलते हैं ऑफिशियल हीलर्स। मतलब अगर किसी को इलाज करना है तो लाइसेंस जरूरी है, वरना इलाज करना भी इलीगल माना जाता है और इस पर एक बहुत बड़ी पनिशमेंट भी मिलती है। लेकिन इसी किंगडम में एक कोने में एक ऐसा भी हीलर रहता था जिसके के पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, कोई डिग्री नहीं है और कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है, लेकिन उसका हीलिंग मैजिक इतना खतरनाक है कि बड़े बड़े लाइसेंस्ड हीलर उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो एक दिन हम देखते हैं जेनोस को जो कि कहीं बाहर जाने वाला होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका की नाम है लिली। लिली एक एल्फ है और वो उससे बोलती है, तुम रात होने से पहले वापस आ जाना, मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगी। जेनोस बस सिर हिलाता है और फिर हाउस कॉल के लिए निकल जाता है। इधर लिली किचन में खाना बनाने लगती है और वो काफी खुश लग रही होती है। तभी ऊपर से एक गोस्ट आती है जिसका की नाम था कार्मेलिया। कार्मेलिया इनके घर में रहती है और ये एक गोस्ट है। कार्मेलिया लिली के खाने की खुशबू को सुनकर बोलती है, खाने की खुशबू तो काफी अच्छी लग रही है। हाँ, मुझे तो खाना बनाना सीखना ही होगा क्योंकि एक दिन मैं जेनस की वाइफ जो बनने वाली हूँ। ये सुनकर कार्मेलिया वापस से वहाँ से चली जाती है और बोलती है, हाँ बिल्कुल, एक दिन तुम काफी अच्छी वाइफ बनोगी, पर हाँ रात के खाने का मुझे वेट रहेगा, जल्दी बना लो यार। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक और लड़की आती है जिसका की नाम है सोफिया। वो लिली से पूछती है जेनोस कहाँ पर है। लिली उसे बताती है वो हाउस कॉल पर गए हैं, रात तक आएगी। तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसका की नाम था लिंगा और ये भी जेनोस को ही ढूंढ रही थी। अब लिली सबको बोलती है, अरे भाई अभी जेनोस यहाँ पर नहीं आया है, उसे आने में शाम हो जाएगी तो तुम बाद में आना। तभी लड़कियां बोलती है कि कोई बात नहीं, हम जेनोस का वेट कर लेंगे और वैसे खुशबू भी काफी अच्छी आ रही है। लिली मन में सोचती है ये मेरा घर है, ये जेनोस का फैन क्लब। और तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है। लिली उसे भी अंदर बैठा कर खाना तैयार करने लगती है। लिली देखती है कि इसकी हर्ब्स तो लगभग खत्म होने वाली है, लेकिन फिर भी आज की रात तक का तो खाना बन ही गया है। तो वो उन लोगों को बोलती है, मैं दरअसल एक बार बाहर जा रही हूँ, मेरे को थोड़ा घर का काम करना है, ठीक है तुम यहाँ पर वेट कर सकते हो। इसके बाद जब लिली बाहर जाती है तो वे तीनों एक दूसरे के साथ बात कर रही थी, लेकिन तभी उनमें से एक उठती है और बोलती है, खुशबू तो काफी टेस्टी आ रही है, क्या मैं एक बार टेस्ट कर लूं, कहीं इसमें नमक कम हो और जेनोस को अच्छा ना लगे। फिर ऐसा बोलकर वो वहाँ पर जाती है और खाने को चखने लगती है। उसी के साथ साथ उसकी दोस्त भी आ जाती है। अभी दोनों मिलकर खाने को चखने में आधा खाना खा जाते हैं और इतने लिली पहुंचती है, इतने तो पूरा खाना खत्म हो चुका था। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि यहाँ पर क्या हो गया, टेस्ट में पूरा खाना खा गए। तो फिर अब वे काफी ज्यादा रिग्रेट करते हैं। तो इसी वजह से वे सोचते हैं कि हम लिली के आने से पहले खाना बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही लोग किचन की हालत खराब करने वाले थे तभी वहाँ पर लिली आ जाती है। तीनों की हालत खराब हो जाती है। लिंगा बोलती है, मुझे तो कुछ नहीं पता, इन्हीं दोनों ने खाया है। लुवी और सूफिया भी एक दूसरे का नाम लगा रही होती है। लिली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वहाँ पर कार्मेलिया भी आ जाती है जो कि पूरी कहानी सुनने के बाद उन्हें बोलती है, तुम लोगों ने वो खाना खा लिया जो कि लिली ने जेनोस को बनाया था। उस खाने की खुशबू कितनी टेस्टी थी। अब अगर मुझे शाम तक खाना नहीं मिला तो मैं तुम्हारी सोल का टेस्ट करूंगी, देखो तो तुम्हारी सोल कैसी है। अब वे लोग लिली से पूछते हैं, हाँ तो बहन जल्दी बताओ कौन कौन सा सामान है, हमें जल्दी से खाना बनाना होगा वरना वो भूत हमारी ऐसी तैसी कर देगी। लिली उन्हें बोलती है, मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स खत्म हो चुके हैं, अगर अब तुम्हें खाना बनाना है तो इंग्रेडिएंट्स लेकर आने पड़ेंगे। तब वे तीनों मान जाती है और फिर वहाँ से इंग्रेडिएंट्स लेने चली जाती है। अब सीन चेंज होता है और अब हम पहली बार जेनोस को प्रॉपर्ली देखते हैं। वो सड़क से जा रहा होता है, तभी उसके पास से एक बीस्ट गर्ल गुजरती है जो कि पेड़ को पकड़कर चल रही थी। उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और उसके साथ होता है उसका मालिक जो कि उसे काफी बुरी तरीके से घसीट रहा होता है। लड़की उसे बोलती है, मास्टर मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं सुनता और बोलता है, पेट के दर्द का बहाना बनाकर तुम अपने काम से कम चोरी करना चाहती हो। और फिर वो उसे घसीट कर वापस एक कब्रिस्तान के पास ले जाता है। जेनोस उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर करता है और अब इस तरफ जैसी वो लड़की जमीन पर एक ग्रेव के ऊपर गिरती है तो वो वहाँ पर पोजेस्ड हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफी एग्रेसिव हो गई थी और फिर उस आदमी पर ही हमला कर देती है। वो आदमी वहाँ से डरकर भागता है क्योंकि वो समझ गया था यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और भागते भागते जेनोस के पास पहुँचता है। वो चिल्लाता है, मेरी स्लेव पागल
हो गई है, प्लीज मुझे बचा लो। जेनोस उससे पूछता है, पहले तुम ये बताओ तुम उसके साथ कर क्या रहे थे? अरे मैं उसके साथ नॉर्मल फार्मिंग पे ही जा रहा था। कब्र के पास फार्मिंग? बहुत अच्छा बहाना है, अपने आप संभाल लो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी वो आदमी ऐसी बात बोलता है जिसे सुनने के बाद जेनोस उसे मना नहीं कर पाता। अगर तू इसे मार देगा तो मैं तुझे पैसे दूंगा, मैं यहाँ का लॉर्ड हूँ। और जेनोस बोलता है, हाँ भाई अब करी ना तुमने काम की बात, लेकिन मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैं एक हीलर हूँ, कोई फाइटर नहीं। वो बोलता है, तुम एक हीलर हो तो तुम मेरी जान कैसे बचाओगे? वैसे मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, जल्दी से मेरी जान बचा लो। और तभी हम देखते हैं वो लड़की जेनोस पर एक काफी बड़ा पत्थर फेंकती है और जेनोस एक ही पंच में उसका पत्थर को तोड़ देता है। अबे भाई तू तो हीलर था ना, ये इतना बड़ा पत्थर कैसे फोड़ दिया? और इस तरफ वो लड़की जेनोस पर वापस से लगातार पत्थर फेंकती रहती है और जेनोस बिल्कुल भी घबराता नहीं, वो बस उसे ऑब्जर्व कर रहा था। फिर अचानक वो लड़की पूरी स्पीड में उस पर अटैक करती है, लेकिन जैसे ही उसका अटैक जेनोस को लगता है, अटैक रिफ्लेक्ट हो जाता है क्योंकि जेनोस ने अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगाया हुआ था, जिसकी वजह से वो लड़की काफी दूर जाकर गिरती है। उसी समय जो आदमी उसे घसीट कर लाया था उसके ऊपर एक आधी टूटी बिल्डिंग गिर जाती है और वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब जेनोस उसे बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें हील भी कर दूंगा, लेकिन इसकी एक्स्ट्रा फीस लगेगी। अरे मेरे को बाद में हील करना, पहले उस पागल सांड को हटाओ। अब जेनोस सीधा सारी चीजों को इग्नोर करते हुए उस लड़की के पास जाता है और चेक करता है, तो वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये लड़की तो पोजेस्ड है। तो जेनोस अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के शरीर से घोस्ट को बाहर निकाल देता है। लड़की जमीन पर गिर जाती है और बेहोश भी हो जाती है। अब वो आदमी जेनोस के आगे गिड़गिड़ाने लगता है, प्लीज मुझे भी हील कर दो वरना मैं मर जाऊंगा। जेनोस उसे बोलता है, वैसे मेरा आज का टाइम खत्म हो चुका है, मैं तुम्हें कल हील कर दूंगा। वो आदमी बोलता है, अबे भाई कल तक तो मेरी जान चली जाएगी, प्लीज ये लो। और ऐसा बोलकर वो पूरी की पूरी एक पोटली जेनोस की तरफ फेंकता है जिसमें कि काफी सारे गोल्ड कॉइन्स थे। जेनोस उसके पैसे देखकर बोलता है, ये अमाउंट काफी कम है। तो वो आदमी उसे बोलता है, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए हो तो मुझसे जो चाहे वो मांग लो, मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। तो जेनोस उसे हील करने के बाद बोलता है, मुझे ये लड़की चाहिए, इसका स्लेव कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास दे दो। जिसके के बाद वो बंदा काफी इजीली जेनोस को उसका स्लेव कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और बोलता है, वैसे भी मुझे इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। इस लड़की का नाम होता है टिल। टिल धीरे धीरे होश में आती है और जेनोस से पूछती है, तुम कौन हो? जेनोस उसे बोलता है, मैं एक हीलर हूँ और अभी मैंने तुम्हारी जान बचाई है। टिल उससे थोड़ी सी तो डर जाती है, लेकिन फिर जेनोस अचानक से बोलता है, जल्दी से कपड़े उतारो। टिल को समझ में नहीं आता ये जेनोस क्या बोल रहा है, अभी तो ये बोल रहा था इसने इसकी जान बचाई और अभी तभी वो समझ जाती है और फिर वो अपने ऊपर की ड्रेस उतार देती है। लेकिन जेनोस की कोई बैड इंटेंशन नहीं थी, वो उसे बोलता है, गलत मत समझो, तुम्हारे पेट में कुछ है जिसकी वजह से तुम्हें पेट दर्द हो रहा था, मुझे चेक करना जरूरी था। फिर जेनोस हीलिंग मैजिक से उसके पेट के अंदर से एक छोटा सा पत्थर निकालता है। असल में उसी पत्थर की वजह से उसे लगातार पेट दर्द हो रहा था। जेनोस उस पत्थर को तोड़ देता है और टिल पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। टिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। जेनोस उसे बोलता है, थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे तुम्हारी पूरी कंपनसेशन चाहिए, मैंने तुम्हें खरीदा जो है। टिल उससे पूछती है, हाँ तो आपको बदले में क्या चाहिए? तब जेनोस अपने बुक को निकाल कर बोलता है, क्या तुम इस हर्ब को जानती हो? तो टिल तुरंत ही जेनोस को उन हर्ब्स के पास ले जाती है, जिसकी की बात जेनोस उसे बोलता है, थैंक यू, तुम्हारी वजह से मेरी हर्ब्स मिल गई, चलो अब तुम जा सकती हो। तब टिल उससे पूछती है, क्या इतना काफी था मास्टर आपके पूरे डेट को रीपे करने के लिए? हाँ वैसे भी अगर तुम नहीं होती तो मैं इन हर्ब्स को कभी नहीं ढूंढ पाता। और जेनोस उसका स्लेव कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है। फिर इसके बाद जेनोस घर पर वापस आ जाता है और लिली उसे देखकर बहुत खुश होती है। वे तीनों लड़कियां भी वापस आ चुकी होती है, पूरा सामान लेकर, सब्जियां, मीट, मसाले, सब कुछ। अब लिली सबके लिए खाना बनाती है। तभी कार्मेलिया जेनोस से बोलती है, यहाँ एक और लड़की है, मैं उसकी प्रेजेंस को महसूस कर पा रही हूँ। और यहाँ से हमें जेनोस का पास्ट दिखाया जाता है। पास्ट में जेनोस एक एडवेंचरर पार्टी में था। उस पार्टी का लीडर एस्टन उसका काफी अच्छा दोस्त था, लेकिन एक दिन एस्टन उसे एक गोल्ड कॉइन देता है और बोलता है, तुम्हारी अब हमारी पार्टी में कोई जरूरत नहीं है, तुम स्लम से
से आए हो और अब जाओ स्लम्स में चले जाओ, तुम्हारी वजह से हमारी पार्टी की रेपुटेशन खराब हो रही है। जेनस बोलता है तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो जब हमारी पार्टी कुछ भी नहीं थी, जब से मैं हमारी पार्टी के साथ हूँ और मेरे ही हीलिंग मैजिक की वजह से तुम लोग अभी तक जिंदा हो। तुम्हारी वजह से हमारी पार्टी की रेपुटेशन खराब हो रही है, तो जाओ यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम फालतू बोलोगे तो ये कॉइन भी मैं तुमसे छीन लूंगा। जिसके बाद जेनोस उस कॉइन को लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसी बीच कुछ लोग लिली को परेशान कर रहे होते हैं। लिली उनसे भागने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वे लोग लिली को स्लेव बना रहे थे। तभी उनमें से एक उसके पेट पर एक एरो मार देता है, जिसके बाद उसकी जो मालकिन थी वो उस पर काफी गुस्सा कर रही थी। तुम्हारी वजह से हमारी एक इतनी महंगी स्लेव एक एल्फ घायल हो गई है, अब इसे कौन खरीदेगा। तभी वहाँ से जेनोस गुजर रहा होता है तो वो लिली को उनसे खरीद लेता है और बोलता है क्या ये गोल्ड कॉइन काफी रहेगा, हाँ जल्दी ले। और फिर वो ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है और मनी मन बोलती है वैसे भी ये मरने वाली है, तुम क्या करोगे इसका। लिली भी बोल रही होती है बहुत देर हो चुकी है, अब मैं बच नहीं पाऊंगी। लेकिन जेनोस उसे हील कर देता है और वो पूरी तरीके से वापस से ठीक हो जाती है। फिर वे दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। जेनोस के पास पैसे कम होते हैं, लेकिन तभी एक आदमी आता है जिसके की हाथ में मैजिकल बुलेट लगी होती है। जेनोस उसे देखने के बाद बोलता है तुम्हें तो चोट लगी हुई है, लग रहा है किसी मैजिकल बुलेट ने तुम्हारे पर हमला करा है। इतना सब कुछ तुमने बस मेरी चोट देखते ही कैसे पहचान लिया। तो जेनोस बोलता है वो सब तो ठीक है, आओ मैं तुम्हें हील कर दूं। और फिर वो उसे तुरंत ही हील कर देता है, जिसके की बाद उसे वो काफी सारे गोल्ड कॉइंस देता है और बोलता है फ्यूचर में मिलते हैं दोस्त, मुझे पता है हम दोनों के पाथ एक दूसरे से जरूर टकराएंगे। लेकिन ये जेनोस के लिए पहली बार था कि किसी ने उससे उसकी सर्विस खरीदी हो। उसे तो ये भी नहीं पता था कि लोग हील करने के बदले पैसे देते हैं। तो जेनोस सोचता है कि मुझे क्लिनिक खोलना चाहिए और लिली भी उसे बोलती है अगर आप क्लिनिक खोलोगे तो मैं उसमें नर्स बन जाऊंगी। फिर वे लोग क्लिनिक की तलाश में चलते रहते हैं। चलते चलते दोनों एक काफी डरावने मेंशन में पहुंच जाते हैं। लिली डरते डरते बोलती है हम यहाँ पर क्या करने आए हैं, मुझे यहाँ से मॉन्स्टर्स की फीलिंग आ रही है। जेनोस बोलता है हमें यहीं पर रहना होगा, यहीं पे आसपास हम कहीं अपना क्लिनिक खोलेंगे ताकि हमें कोई भी सिटी से डिस्टर्ब ना करे। अब दोनों अंदर जाते हैं और लिली अंधेरे को देखने के बाद लाइट मैजिक का इस्तेमाल करती है और फिर पूरा मेंशन रोशनी से भर जाता है। जेनोस बोलता है तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकती हो। और लिली काफी खुश होती है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है एक रैत जो कि उस मेंशन में रहा करती थी। रैत को देखने के बाद लिली बोलती है अरे नहीं, ये सामने ये तो रैत है, ये हमें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगी, अब तो हम गए मास्टर। लेकिन जेनोस बिना किसी डर के बिना किसी चिंता के वहीं पर खड़ा होता है। तभी वो रैत उन पर अटैक करती है और बोलती है वाओ आज तो मेरा खाना मेरे पास खुद चल कर आया है। लेकिन जेनोस हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रैत के सारे अटैक्स को फ्लॉप कर देता है। रैत को समझ में नहीं आता कि ये कैसे करा। तब जेनोस बताता है जब मैं हीरो पार्टी में रहा करता था तो जब वे लोग मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते थे तो मुझे डंजन में काफी नीचे फेंक देते थे जहाँ पर तुम्हारे जैसी लाखों रैत होती थी। और जब मुझे पता चला कि तुम पर हीलिंग मैजिक का काफी बुरा इफेक्ट पड़ता है तो इसी वजह से तुम मेरे से नहीं जीत सकती। अब रैत और वो एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं। जेनोस उसे बोलता है मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा और तुम बस हमें यहाँ पर रहने दो शांति से। रैत बोलती है हाँ ठीक है, अगर तुम इतना ही बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श देती हूँ और वैसे फर्स्ट फ्लोर पूरा का पूरा मेरा है, तुम जैसे चाहो वैसे बेसमेंट को यूज कर लेना। रैत जाते जाते उसे अपना नाम भी बताती है जो कि होता है कार्मेलिया। अब जेनोस और लिली मिलकर नीचे के होल को पूरा का पूरा साफ कर देते हैं और उसे एक मॉडर्न हॉस्पिटल की तरह बना देते हैं। लिली जेनोस से पूछती है मास्टर हमने अपना हॉस्पिटल तो खोल लिया, लेकिन अब इस हॉस्पिटल में आएगा कौन, क्या मैं इसकी एडवर्टीजमेंट्स करूँ? नहीं, हमें एडवर्टीजमेंट्स की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर हम एडवर्टीजमेंट्स करते हुए पकड़े गए तो किंगडम हमें जेल के अंदर बंद कर देगा क्योंकि मेरे पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। और वैसे भी ये जो मैंने हॉस्पिटल खोला है ये अंडरग्राउंड लोगों के लिए खोला है, ऐसे लोग जो कि स्लम्स में रहते हैं और नॉर्मल हॉस्पिटल में नहीं जा पाते। तभी वही आदमी जिसे कि जेनोस ने पहले हील किया था वो अपनी बहन को लेकर आता है। इसकी बहन का नाम था जोफिया। जोफिया के हाथ में भी एक मैजिकल गन का पॉइजन शॉट लगा हुआ था। अब वो जेनोस से बात करता है क्या तुम मेरी बहन को भी हील कर सकते हो? जेनोस उसके हाथ की कंडीशन को देखने के बाद बोलता है पॉइजन काफी ज्यादा स्प्रेड हो चुका है, अब इसका हाथ हमें एम्पिटेट करना होगा। तब जोफिया बोलती है कोई नहीं, तुम मेरा हाथ एम्पिटेट कर दो। तो जेनोस उसे बोलता है पूरे 10 मिलियन गोल्ड पीसेस लगेंगे इस चीज के। अबे ये क्या बकवास कर रहे तुम, 10 मिलियन गोल्ड पीसेस, वो भी एक हाथ काटने के? तब जेनोस बोलता है
क्या क्या ये तुम्हें ज्यादा लग रही है? तो तुम सिटी के हॉस्पिटल में क्यों नहीं जा रहे? मुझे पता है अगर तुम सिटी के हॉस्पिटल में जाओगे तो तुम्हारी वहाँ पर कोई भी हीलिंग नहीं होगी, बल्कि तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो अगर अब तुम चाहो तो मेरे से इलाज करवा सकते हो, वरना जाओ सिटी के हॉस्पिटल में और फिर जेल की हवा खाओ। तभी जोफिया गुस्से में बोलती है, लग रहा है तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है कि तुम किसके आगे बैठे हो। मैं अपना नाम बताती हूँ, जोफिया। अब कुछ समझ में आया मैं कौन हूँ? जेनोस उसका नाम सुनते ही समझ जाता है कि ये स्लम्स की 3 बॉसेस में से एक है। तो वो समझ जाता है इसका जो पेशेंट है वो एक काफी इन्फ्लुएंशियल इंसान है। तो वो उन्हें बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं 10 मिलियन पीसीज किस लिए ले रहा हूँ? मुझे हाथ काटने के बाद इसे रीजनरेट भी करना होगा, और अगर मैं एक बार किसी का हाथ रीजनरेट कर देता हूँ तो पूरा दिन मैं हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो अगर तुम्हें काम करवाना हो तो बताओ। अब उन लोगों के पास और कोई चॉइस नहीं होती, और उन्होंने पहली बार ऐसा कोई हीलर सुना था जो कि शरीर का हिस्सा भी रीजनरेट कर देता हो। तो वो मान जाती है। फिर जोफिया बेड पर लेटी होती है और जेनोस अपने माना से एक स्कैल्पल को बनाता है। जोफिया उसे देखने के बाद बोलती है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये स्कैल्पल है जिससे कि मैंने अपने मैजिक से बनाया है। अब तुम शांत रहो, मुझे मेरा काम करने दो। अब जेनोस उसके हाथ पे डिफेंसिव मैजिक का इस्तेमाल करते हुए ब्लड की सर्कुलेशन को रोकता है, उसकी आर्म को एम्पिटेट करता है। फिर हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले उसके हाथ की बोन्स को बनाता है, जिसके के ऊपर नर्व्स आती है, फिर मसल्स, और उसके बाद फाइनली स्किन। और इसी तरह जोफिया का पूरा हाथ रीजनरेट हो जाता है। जोफिया उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और बोलती है, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरा हाथ हील करने के बाद मेरी नजरों में अपनी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट बना ली है। मैं हूँ स्लम्स की 3 बॉसेस में से एक, और आज से मेरी माफिया गैंग के सारे बंदे तुम्हारे पास ही हील करने आएंगे। और हम स्लम के 2 और बॉसेस को देखते हैं, जिसमें कि पहली थी लिंगा जो कि वेयरवुल्फ गैंग की लीडर थी, और इसके साथ साथ ही ल्यूबै जो कि थी ऑर्क माफिया लीडर। अब एक दिन जेनोस के क्लिनिक में लिंगा आती है और बोलती है, क्या तुम ही हो वो हीलर जो कि जोफिया की गैंग को बार बार हील करते रहते हो? हाँ, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत की बात कर रहे हो? हम दोनों गैंग्स के बीच में काफी बुरी लड़ाई हो रखी है, और हम जब भी देखते हैं तो तुम उन्हें हील कर देते हो। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। और ऐसा बोलकर लिंगा उस पर अपने वेयरवुल्फ के साथ अटैक कर देती है, लेकिन जेनोस अपने चारों तरफ बैरियर मैजिक को बना लेता है, जिसके के बाद वे लोग समझ जाते हैं कि वे जेनोस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और ये सारी आवाज सुनने के बाद कार्मेलिया वहाँ पर आ जाती है और काफी गुस्से में उन्हें बोलती है, क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर? और इससे पहले वो उन सबका बैंड बजाती जेनोस उसे रोकता है और कहता है, तुम्हारा तो 2nd फ्लोर था ना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वैसे भी ये एक डॉक्टर का क्लिनिक है, यहाँ पर लोगों को मारा नहीं जाता बल्कि उन्हें सुधारा जाता है, I mean हील करा जाता है। अब एक रैथ को जेनोस के साथ इतने ढंग से बात करते हुए देखने के बाद वे उसके सामने झुक जाती है और उसे माफी मांगना शुरू कर देती है। इसका ये मानना था कि क्योंकि रैथ और वैम्पायर से इसे काफी डर लगता है, और रैथ और वैम्पायर जेनोस की बात मानते हैं, इसका मतलब है ये काफी ज्यादा पावरफुल है। तो वो उसके साथ समझौता कर लेती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, और फिर यहाँ पर एक ऑर्क आता है और फिर बोलता है, हमारी भी हेड ऑफ द ऑर्क लेडी लूवी तुमसे बात करना चाहती है। तो जेनोस उसे बोलता है, अपनी लेडी लूवी को बोलो वो यहाँ पर आए। तब वो बताता है, यहाँ पर तुम देखो कितने सारे वेयरवुल्फ हैं, और हमारी और वेयरवुल्फ की बिल्कुल भी नहीं बनती, तो प्लीज तुम मेरे साथ आओ। और जेनोस उसकी बात मानकर लेडी लूवी से मिलने चला जाता है। अब जेनोस अगले सीन में लेडी लूविस के एकदम सामने खड़ा होता है और वो ये कहती है, मैं इस जगह से हिल नहीं सकती, क्या तुम मुझे इसका रीजन बता सकते हो? वो थोड़ा आगे जाने के बाद उसको चेक करता है और उसे पता लगता है कि लेडी लूवी के पेट में एक मैजिकल स्टोन है। लूवी ये सुनते ही बताती है कि उसने राइस बॉल समझकर इसको खा लिया था, पर क्योंकि इसने स्टोन को काफी चबा कर खाया है तो ऐसा भी हो सकता है स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े इसके पेट में ही हमेशा के लिए रह जाए, जिसकी वजह से इसका पेट फट जाएगा। अब जेनोस बोलता है, ठीक है मैं इलाज स्टार्ट करता हूँ, और फिर वो एक स्कैल्पल को बना लेता है। आसपास काफी सारे ऑर्क्स आ जाते हैं, बोलते हैं ये वेपन्स का इस्तेमाल हमारे आगे मत करो, लेकिन जेनोस उन्हें बोलता है ये हील करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, जिसकी की बाद जेनोस उसके पेट को काटकर उसके अंदर से सारे मैजिकल स्टोन्स को निकाल लेता है, और फिर अपने हाथ में डिफेंसिव बैरियर लगाकर उन्हें फूटने देता है, जिसकी वजह से आसपास के एक्सप्लोजन में कोई भी नहीं मरा था, और उसने लेडी लूवी की नजरों में अपनी इज्जत भी बढ़ा ली थी। अब लेडी लूवी उससे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे एक तिजोरी की चाबी देती है और बोलती है,
तुमने ये माना स्टोन ब्लास्ट करा है जिसकी वजह से मेरे सारे आदमी अभी भी जिंदा है। तुम जितना चाहे उतना सोना यहाँ से ले जाओ। लेकिन जेनोस तिजोरी की चाबी वापस करते हुए यहाँ से निकल जाता है और अब कहानी चेंज हो जाती है और हम यहाँ देखते हैं यहाँ सारे दोबारा से क्लिनिक में आ जाते हैं। पर लिली उन सभी लड़कियों के यहाँ बार बार आने से काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि वो जब भी खाना बनाती थी तो उसे इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता था। वो जेनोस से पूछती है ये लड़कियां बार बार यहाँ पर क्यों आ रही है। जेनोस उसे कहता है इसके बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता। कार्मेलिया उसे कहती है तुम्हें नहीं लगता इनकी आंखों से साफ दिखाई देता है वो लड़कियां तुमसे प्यार करती है। जेनोस उसे बोलता है बकवास बंद करो यार, मैं तो बस एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ और वे स्लम्स की 3 बॉसेस। लेकिन कार्मेलिया उसे वार्न करती है जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो, हो सकता है आगे चलकर वो तुम्हारे लिए एक दूसरे पर वॉर स्टार्ट कर दे। और सुबह हम यही देखते हैं सच में उन तीनों ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है और वो तीनों जेनोस को अपनी साइड लेना चाहते हैं। वो जेनोस के लिए काफी सारे गिफ्ट्स भी लेकर आते हैं, लेकिन जेनोस किसी की भी साइड नहीं आता। अब ये तीनों फाइट करने का मन बना चुकी थी तो ये काफी बड़े ग्राउंड में आ जाती है अपनी पूरी आर्मी लेकर। जेनोस उन्हें बोलता है मैं तुम्हें फाइट करने से रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम में से किसी को यहाँ पर मरने भी नहीं दूंगा। और फिर ये लोग एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करते हैं। लीडर्स को ऐसे लड़ते देख आर्मीज भी एक दूसरे के साथ वॉर डिक्लेयर कर देती है। लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, इस मैच का कोई भी विनर नहीं निकलता, क्योंकि जो भी इंजर्ड हो रहा था जेनोस उन सबको साथ साथ हील कर दे रहा था। अब जेनोस उनसे बोलता है मैंने बोला था मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा, तुम सारे मेरे पेशेंट हो। अब ये सुनते ही वे तीनों लड़कियां शांत हो जाती है और उन्हें ये बात समझ में आ गई थी इनकी इस फाइट का कोई भी रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। और अब ये अपनी सालों चली उस फाइट को खत्म भी कर देती है। लिली भी काफी खुश हुई थी क्योंकि जेनोस ने इतने सालों से चलती हुई फाइट कुछ ही मिनटों में खत्म कर दी। जेनोस उसे बोलता है मेरे मास्टर ने मुझे बोला था अगर कोई एक अच्छा हीलर है तो इसका मतलब है वो इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सकता है। लेकिन लिली बोलती है वो तो ठीक है, लेकिन तुमने इन तीनों को बचाया क्यों? मर जाने देते ना, मेरे हाथों में दर्द कर देते हैं खाना बनवा कर। जेनोस उसे बोलता है ये तीनों मेरे क्लिनिक के रेगुलर कस्टमर हैं, इन्हीं की वजह से ना जाने कितने सारे ओक्स, वेयरवुल्व्स और बाकी सारी रेसेस हमारे पास आती है, मैं इन्हें कैसे मर जाने दूं? लिली को ये सब पता था कि जेनोस ये सब झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर जेनोस उन्हें बोलता है हाँ भाई आज की मेरी फीस दो ताकि मैं यहाँ से कल्टी मार सकूं। अब अगले सीन में हम कैसल का सीन देखते हैं जहाँ पर वाइस कमांडर कृष्णा उनके डिवीजन कमांडर से मिलने आती है और वे बताता है मैंने ये रूमर सुने हैं कि स्लम्स में रहने वाले तीनों डेमी ह्यूमंस के बीच में अब सुलह हो चुकी है। और ये बात सुनकर कृष्णा को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता। उसका कमांडर ये कहता है मुझे भी इस बात पे यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है और अगर सच में ऐसा हुआ है तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस साइन है, हम इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वे तीनों एक साथ मिल जाए तो टॉप पर बैठे सारे के सारे लीडर्स को ओवरथ्रो कर सकते हैं और हमारे इस किंगडम के सिटीजन्स और एरिस्टोक्रेट्स के लिए ये काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। फिर ये दोनों अच्छे से जानते थे कि इन तीनों के बीच में सुलह करवाने वाला कोई चौथा जना ही होगा। फिर वो सारा का सारा मैटर कृष्णा के हाथों में सौंप देता है और इस तरफ जेनोस अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए जोफिया और उसके भाई को हील कर रहा था। जोफिया उसे ये बात बताती है कि वो एक चोर है और रॉयल नाइट्स ने उसके ऊपर काफी टाइम से नजर बनाई हुई है, जिसकी वजह से इसे बार बार इंजरी होती रहती है। अब लिली रात का खाना तैयार कर लेती है और कार्मेलिया जेनोस से कहती है कि पूरे रॉयल कैपिटल में तुम अकेले हो जो कि स्लम्स के इन तीनों के तीनों बॉसेस को एक साथ ला सकते हो। पक्का अगर किसी भी रॉयल नाइट को तुम्हारे बारे में खबर पड़ गई तो तुम्हारे पीछे पूरी की पूरी आर्मी बढ़ सकती है। फिर अगले ही सीन में हम कृष्णा को देखते हैं जो कि स्लम्स में आ जाती है और वो यहाँ पर हर मोहल्ले को देख रही थी और देखती है कि सारी की सारी रेसेस एक दूसरे के साथ काफी मिलजुल कर रह रही है। जिसके बाद वो एक लिजर्ड मैन से पूछती है कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है, सारे लोग इतने कैसे है। और वो ये कहता है कि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन कृष्णा को ये बात समझ में नहीं आती कि सारी चीजें इतनी ज्यादा कैसे सुधर सकती है, जिसके बारे में वो और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए इस लिजर्ड मैन से पता करती है। तो ये कहता है ये लोग इतने भी बुरे नहीं है कि ये पूरी जिंदगी फाइट करते रहे, लेकिन कृष्णा को हर बार उसके आंसर में कुछ कमी महसूस हो रही थी तो उससे बार बार ट्राई करती है। पर वो ये कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें मैं इससे ज्यादा कुछ बता भी नहीं सकता। और फिर वो वहाँ से जाने का ट्राई करता है पर कृष्णा उसके सर पर गन तान देती है। लेकिन तभी वो जोफिया को अपने पास से जाते हुए देखता है और उन्हें आवाज लगाता है अबे ओए मेरी हेल्प करो यहाँ पर। ये सुनते ही कृष्णा वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते वो जेनोस के क्लिनिक में आती है। वो जेनोस से ये बहाना मारती है कि उसे सही रास्ता पता नहीं है। जैसे ही लिली उसके पास आती है उसे लगता है लिली एक स्लेव है, जिसके की बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जेनोस पर अपनी पॉइजन गन से फायर करती है। लेकिन तुरंत ही
लिली उसे बचाने के लिए आगे भागती है और फिर उसे एक्सप्लेन करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो यहाँ पर बस एक जॉब कर रही है। और कृष्णा ये कहती है कि मैंने अपने काम में कभी गलती नहीं करी, लेकिन एक मेरी वीकनेस है कि मुझे काफी जल्दी गुस्सा आ जाता है। लेकिन कृष्णा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि जेनोस अभी भी सही है और वो जेनोस से पूछती है तुम यहाँ पर इतने आराम से कैसे बैठे हो? मेरी पॉइजन गन का अटैक तो तुम्हें लगा था ना? हाँ, ये मेरा डिफेंसिव मैजिक है ना, मैंने इसका इस्तेमाल करा। क्या तुम्हें डिफेंसिव मैजिक आता है? वाओ। जिसके बाद वो मन में सोचती है कि जेनोस एक ऐसा बंदा है जो कि काफी लंबे टाइम से डिफेंसिव मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा है और इसलिए इसका डिफेंसिव मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग है। अब जेनोस और कृष्णा बात कर रहे होते हैं। कृष्णा उसे कहती है तुम एक मास्टर मेज हो जिसने की डिफेंसिव मैजिक को मास्टर किया हुआ है, क्यों है ना? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब वो जेनोस को जोफिया के बारे में बताना शुरू करती है। उसने जोफिया से फाइट की थी और उसने उसके हाथों को डैमेज करा था, पर जब उसने उसे दोबारा देखा तो उसका हाथ पूरी की पूरी तरह रीजनरेट हो चुका था और जिस इंसान ने उसकी ये मदद करी होगी उसका इस पूरी की पूरी स्लम पे कितना बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। जेनोस उसे पूछता है तुम्हें इसके इस काम से इतनी दिक्कत क्यों है? तो कृष्णा उसे बताती है वे स्लम से इसलिए डरती है क्योंकि स्लम में रहने वाले किसी बंदे ने उसकी माँ की जान ले ली थी, जबकि इसकी मॉम काफी ज्यादा दिल से अच्छी इंसान थी। वे स्लम्स के बच्चों को खाना खिलाया करती थी, लेकिन एक दिन बस किसी ने उनकी जान ले ली क्योंकि उसे उनके हाथ में पड़ी वो रिंग चाहिए थी। तभी से कृष्णा ने डिसाइड करा था कि वे इनविंसिबल हीरो बनेगी जो कि दूसरों की मदद कर उन्हें जस्टिस दिला पाएगी और ये काफी कम उम्र में ही एक वाइस कमांडर बन चुकी है। अब जैसे ही ये सारी बातें खत्म होती है तो कृष्णा यहाँ से चली जाती है और फिर जोफिया यहाँ पर आ जाती है। जेनोस उसे वापस से हील कर रहा होता है, पर तभी अचानक से हम देखते हैं दरवाजे पे और कोई आ जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि कृष्णा ही थी। वो उसे कहती है मैं दोबारा रास्ता भूल गई। अरे नहीं जोफिया। और वे दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होती है और कृष्णा उस पर बंदूक तान देती है। जोफिया ये बताती है कि वो ये सब बस इसलिए आई है ताकि वो रास्ता पूछ सके, लेकिन तभी कृष्णा ये देखती है किसी ने जोफिया का हाथ वापस से हील कर दिया है और वो ये कहती है कि वो इंसान जो भी है वो सारे के सारे क्रिमिनल्स को सही कर रहा है, लेकिन कैपिटल के लिए वो एक डीमन से कम नहीं है। जोफिया उसे कहती है मैंने ये बात सुनी है कि सारे के सारे रॉयल नाइट्स चाइल्ड ट्रैफिकिंग को ट्रैक कर रही है, और मैंने ये भी सुना है उसके पीछे एक एरिस्टोक्रेट का हाथ है। लेकिन कृष्णा को इसकी इन बातों पर यकीन नहीं आता तो जोफिया उसे सारा कुछ समझाती है कि वो इंसान जो भी है वो पक्का एक एरिस्टोक्रेट है और सभी को ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा रैकेट स्लम में चल रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ऐसे ही वो दोनों में बहस हो रही होती है, तभी जेनोस सामने आता है और वो कहता है कि मैं ही मीडिएटर हूँ। जैसे ही कृष्णा ये सुनती है तो वो काफी शॉक्ड हो जाती है और कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो मीडिएटर जो भी है उसकी स्पेशलिटी तो हीलिंग मैजिक है और तुम तो बैरियर मैजिक के स्पेशलिस्ट हो ना। तब जेनोस उसे बोलता है मेरे पास हीलिंग मैजिक भी है और डिफेंसिव मैजिक भी। कृष्णा वहाँ से चली जाती है ये बोलते हुए देखो मुझे तो यकीन नहीं है कि तुम मीडिएटर हो, लेकिन तुम जो भी हो तुम मीडिएटर और इन 3 स्लम बॉसेस के साथ हो तो मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हम अगले सीन में ये देखते हैं कि कृष्णा कमांडर के ऑफिस में आ जाती है और वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर रही होती है कि इस जगह पर काफी ज्यादा चोरी चकारी हो रही है और साथ में चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी, और ये वही इंसान है जिसका की नाम सोफिया ने लिया था जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो फिर कमांडर उसे उस एरिस्टोक्रेट के घर पर भेज देता है। कृष्णा वहाँ पर जाकर सारी चीजों की चेकिंग कर रही होती है, लेकिन उसे कोई भी प्रूफ नहीं मिलता। तब वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से जाती है और ढूंढते ढूंढते उसे एक अंडरग्राउंड तहखाना दिखता है जहाँ पर काफी सारी बच्ची बंधी हुई होती है। कृष्णा उनके पास जाती है और ये कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ, यहाँ पर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। और अगले ही पल हम ये देखते हैं कि वो जो एरिस्टोक्रेट था वो मैजिक गन के साथ कृष्णा के पीछे खड़ा हुआ था और फिर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि तुम जैसा एक मामूली नाइट मेरे काम में दखल अंदाजी करे। इससे पहले वो कृष्णा को दोबारा से अटैक कर पाता। जेनोस और जोफिया यहाँ पर आ जाते हैं। वो एरिस्टोक्रेट उन्हें देख कर ये कहता है तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो बस एक छोटा मोटा हीलर हूँ। तभी वो जेनोस पर अटैक कर देता है, पर इससे जेनोस का बाल भी बागा नहीं होता और वो बार बार जेनोस पर अटैक कर रहा होता है, पर जेनोस को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके की बाद वो अपनी मैजिकल गन छोड़कर यहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। जेनोस इसके सामने बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है। तुम मेरे सामने से ये गन दूर रखो, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए रेडी हूँ और वैसे भी मेरी कोई तुमसे दुश्मनी थोड़ी है। दुश्मनी की बात कर रहे हो और वो भी तुम 1 सेकंड पहले तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे। वो जेनोस से माफी मांगने लगता है, लेकिन जेनोस बोलता है
सिर्फ मुझसे ही नहीं, तुम्हें और किसी से भी माफी मांगनी चाहिए। अरे मालिक, वो कौन है जिससे मुझे माफी मांगनी है? अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही तो रुको। और फिर ऐसा बोलकर जेनस उस पर शूट कर देता है। कृष्णा उससे बात पूछती है कि तुमने उसे जान से मार दिया क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस गन के ऊपर एक लिमिटर लगाया हुआ था, तो ऐसा हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा हो। कृष्णा की हालत काफी खराब हो चुकी है और वो एक कहती है, यहाँ पर जो भी हुआ तुम उसके बारे में रॉयल नाइट्स को खबर कर देना। वैसे भी काम काफी ज्यादा है और अब मैं इस दुनिया में और नहीं जी पाऊंगी। जेनस से बोलता है, ये काम तुम ही कर देना। और फिर वो उसे एक ही सेकंड में हील कर देता है। जैसे ही कृष्णा अपने हाथों को देखती है तो उसे यकीन नहीं होता कि जेनस ही वो मीडिएटर है और साथ ही साथ इसके पास दो टाइप के मैजिक है, हीलिंग मैजिक और डिफेंसिव मैजिक। अब कृष्णा इमोशनल होकर ये बोलती है, मैं कोई रियल हीरो नहीं हूँ। एक रियल हीरो तुम्हारे जैसा होता है। मैं तो पूरा का पूरा टाइम स्लम्स के इन 3 बॉसेस पर ही शक कर रही थी, लेकिन जेनस उसे बोलता है, एक रियल हीरो बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा होता है। और फिर वो जोफिया को बोलता है और जोफिया अपने लिजर्ड मैन के साथ सारे के सारे बच्चों को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं, यानी कि ये सारे के सारे बच्चे बच चुके हैं। अब हम जेनस का पास्ट देखते हैं, जहाँ पर एस्टन नाम का एक हीरो स्लम्स में कुछ हीलर्स को ढूंढ रहा था। तब उसे जेनस दिखा तो जेनस ने उसे बताया कि ये काफी अच्छा हीलर है। तो एस्टन ने इसे अपनी पार्टी में रख लिया और जब ये लोग फाइट करने जाया करते थे और एस्टन को कोई भी इंजरी हुआ करती थी तो जेनस इतनी जल्दी उसे हील कर दिया करता था कि एस्टन को खुद को ही पता नहीं लगता था। और फिर मॉन्स्टर्स को मारने के लिए जेनस उसके ऊपर बफ मैजिक का भी इस्तेमाल करता था, जिससे कि इनकी पार्टी वन ऑफ द टॉप रैंकिंग पार्टी बन चुकी थी। लेकिन किसी को भी जेनस की इन स्किल्स पर बिलीव नहीं था, जिसकी वजह से उसे इस पार्टी में से निकाल दिया गया। और अब हम देखते हैं इन लोगों को जो कि वापस से एक केव में जा रही है ताकि ये कुछ मॉन्स्टर की हंटिंग कर सके। इनके मॉन्स्टर थे फ्लेम वुल्फ और उनसे फाइट करते दौरान एस्टन बड़े ही आराम से उनके अटैक को झेल पा रहा था, लेकिन इसके टीममेट काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं, जिसकी वजह से एस्टन को वहाँ से रिट्रीट करना पड़ता है। अब ये लोग एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे थे, क्या वाकई में जेनस की वजह से ही ये लोग एक टॉप रैंकिंग गिल्ड थे? क्या जेनस के जाने की वजह से वाकई में इनकी ताकत कम हो चुकी है? लेकिन एस्टन को इनकी बातों पर कुछ भी बिलीव नहीं होता, तो वो वापस से जाने के लिए एक और हीलर को पकड़ कर लाता है। अब ये वापस से उस केव में जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद बहुत सारे फायर वुल्फ वापस से इन पर अटैक कर देते हैं और ये वापस से अच्छे से लड़ रहे थे। तभी एक फायर वुल्फ एक फायर बॉल इसके एक टीममेट की तरफ मारता है, जिसके की बाद वो टीममेट काफी ज्यादा घायल हो जाता है और इन्हें मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ता है। एस्टन अब अपने उस हीलर को बोलता है, इसे जल्दी से हील कर दो, लेकिन इसका हीलर बोलता है, मैं इसे जल्दी से हील नहीं कर सकती और हमें इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा। जिसको कि देखने के बाद एस्टन समझ जाता है जेनस वाकई में एक फर्स्ट क्लास हीलर था। अब ये आराम से बैठा हुआ होता है और जिसे एस्टन ने ये टास्क दिया था वो इस पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। अगर तुम मुझे पहले ही बता देते तो मैं किसी और पार्टी के पास चला जाता, इतना आसान काम तुमसे नहीं हो पा रहा है। तो एस्टन अपना मन बना लेता है, उसे जेनस को वापस अपनी पार्टी में ऐड करना होगा, जिसके लिए वो उसे ढूंढने के लिए स्लम्स में निकल पड़ता है। तो वो सबसे पहले 3 बॉसेस के पास जाता है। जोफिया उसे जेनस की लोकेशन बताने के लिए साफ मना कर देती है और वहाँ से भगा देती है। लुवी और लिंगा भी यही करती है, कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था, तो वो परेशान होकर खुद ही जेनस को ढूंढने लगता है। पर तभी अचानक से एस्टन ये देखता है कि जेनस लिली के साथ उसके सामने से जा रहा है, तो वो उसे आवाज लगाता है और जेनस उसे देखने के बाद इग्नोर कर आगे चल पड़ता है। और तभी एस्टन देखता है कि उसके आसपास काफी सारे डेमी ह्यूमंस हैं, जो कि उससे पूछ रहे हैं कि आज आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई। और एस्टन की ये देखकर फटकर 4 हो जाती है। अब जेनस और लिली यहाँ से जा रहे होते हैं, तो एस्टन उससे कहता है, क्या तुम सच में वापस नहीं आओगे? मैं तुम्हें एक लास्ट मौका दे रहा हूँ और वैसे भी तुम जानते ही होगे कि मैं कौन हूँ, जिसने तुम्हें स्लम से उठाकर इतना आगे पहुँचाया है। हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। ये बात सुनते ही एस्टन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जेनस पर पीछे से अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी कृष्णा उसके ऊपर अपनी मैजिकल गन से अटैक कर देती है और कहती है, मैं एक रॉयल नाइट हूँ और तुम मेरे सामने किसी पर ऐसे अटैक कैसे कर सकते हो? एस्टन की ये देखकर काफी ज्यादा फट जाती है कि कृष्णा जेनस के साथ क्या कर रही है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। अब अगले सीन में सारे लोग क्लिनिक में बैठे हुए होते हैं और जोफिया जेनस को बताती है, तुम्हें ढूंढने के लिए एक काफी पावरफुल गिल्ड का लीडर आया था, जिसे कि मैंने तुम्हारे बारे में सुनते ही भगा दिया। और ये जो बंदा है, इसकी जो गिल्ड है, वो सारे के सारे क्रिमिनल केसेस को हैंडल करती है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे उनसे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ और वैसे भी एक अंडरग्राउंड
हीलर को हायर करने के लिए उन्हें काफी सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो कार्मेलिया उसे कहती है अगर वे लोग तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आए तो पक्का उनके पास पैसों की तो कमी नहीं है। अब ये सारे बात कर ही रहे होते हैं और देखते देखते टाइम बीत जाता है और ये सारे यहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं लिली ज़ेनोस के पास आती है। लिली तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने यहाँ पर लाइट्स ऑन देखी तो मैं यहाँ पर आ गई। और वो उसके लिए चाय बनाकर लेकर आती है और साथ में उसके हेड की मसाज कर रही होती है। अरे लिली तुम ये क्या कर रही हो? जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ। अब अगले पल में लिली खुद घोड़े बेचकर सो जाती है और ज़ेनोस लिली को वापस से उस कमरे में छोड़कर बाहर आ जाता है जहाँ पर कार्मेलिया बैठी हुई चाय पी रही होती है। और वो ज़ेनोस से कहती है कि तुमने बताया नहीं, जब तुम स्लम्स में रहते थे तो तुमने अपने आप हीलिंग मैजिक कैसे सीख लिया? तब ज़ेनोस से बोलता है ये बात काफी अजीब है क्योंकि एक बार मुझे किसी को रिवाइव करना था तो मैंने बहुत ज्यादा ट्राई करा और मुझे अपने आप ही हीलिंग मैजिक आ गया। और कार्मेलिया ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाती है। क्या तुम्हें रिवाइवल मैजिक भी आता है? ये तो एक फॉरबिडन स्पेल है। अब ज़ेनोस भी उससे 300 साल पहले की सारी बातें सुनता है। तो कार्मेलिया उसे बताती है जब कार्मेलिया जिंदा थी तो उसके साथ जो जो हुआ वो सारी चीजें भूल चुकी है। लगता है तुम्हें अपने बारे में बात करना पसंद नहीं है। और तभी हम ये देखते हैं कि आसपास से काफी सारी भयानक आवाजें आनी शुरू हो जाती है और ये दोनों अलर्ट मोड पर चले जाते हैं। कार्मेलिया ये कहती है पक्का ये सारी आवाजें स्लम्स में से आ रही है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि स्लम्स में एक काफी खतरनाक जाइंट गोलम है जो कि सारे के सारे स्लम्स को तबाह कर रहा है। तो इसी के साथ इस एनिमे का ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। और मुझे पता है अभी तुम लोगों में से काफी सारे ये बोलोगे कि एनिसोल ने भी सेम वीडियो डाल रखी है। तो भाई मैं पिछले एक हफ्ते से इस वीडियो पे काम कर रहा था, मुझे नहीं पता उसने भी सेम वीडियो डाल दिया है। तो कोई नहीं यार, मेरी भी वीडियो देख लो। और इसी के साथ साथ हम 1000 सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा करीब है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इसका अगला पार्ट 3 दिन बाद आने वाला है तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो यार। और अगर ये वीडियो जरा सी भी पसंद आ गई हो तो इसे लाइक कर देना और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।